अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक मैराथन सेशन लेके आया हूँ। ऑन ऑन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो पहला पार्ट था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था। एंड हाँ, ये जो मैराथन सेशन होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने, ठीक है। सो लेट अस सी कि पहला पार्ट कहाँ तक पहुँचता है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा एंड इफ़ पॉसिबल इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। एंड जो इस मैराथन सेशन का जो थर्ड लेक्चर होगा वो इस पे होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके जो नेम हैं, उनको जो नाम दिए गए हैं, एंड उसमें हम ये पार्ट भी कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं वो भी कवर करेंगे हम थर्ड मैराथन सेशन में। इसकी थर्ड मैराथन सेशन में हम वो भी कवर करेंगे। एंड क्या बचता है, एंड हम फेमस स्लोगन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके जो फेमस स्लोगन्स हैं वो भी हम उसमें कवर करेंगे। सो पहले और सेकंड मैराथन सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट करेंगे। सो एंड हाँ, जो पहला लेक्चर है वो मैंने कंबाइन किया है इसके साथ, ठीक है। आई हैव ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट सिंपल एंड ईजी फॉर यू, ठीक है। मैंने हर पॉइंट कवर किया है बट सिंपल वे में मैंने इसको बनाया। अगर आप एक बार ये मैराथन सेशन देखोगे एंड आफ्टर दैट अगर आप पीडीएफ पढ़ोगे आपको सारा समझ आ जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। एंड हाँ, ये भी मैं बता दूँ, आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन सिंपल वे। आई होप दिस मैराथन सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट. So, revolt of 1857, it was the first resistance against the British East India Company. एंड ये पॉइंट मैं बाद में समझा दूंगा। मैं जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसको सेवरल नाम्स दिए गए हैं। द सिपाही म्यूटिनी, इट वाज नेम्ड द सिपाही म्यूटिनी, क्योंकि ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसको स्टार्ट किया था बाय सिपाहियों ने। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज सिपाही म्यूटिनी। जो भी सोल्जर्स थे यहाँ पे उन्होंने ये स्टार्ट की थी, इसलिए इसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। किसने कहा था इसको सिपाही म्यूटिनी? बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इसको सिपाही म्यूटिनी कहा। एंड इसको इंडियन म्यूटिनी भी कहते हैं, इसको द ग्रेट रेबेलियन भी कहते हैं। जो ग्रेट रेबेलियन बाय इंडियन हिस्टोरियंस ने इसको कहा था, इसको द रिवोल्ट ऑफ 1857, द इंडियन इंसरेक्शन, ऑल्सो द वार ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसको किसने कहा था? ये विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीडी सावरकर ने इसको बोला था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो इसके काज ऑफ रिवोल्ट 1857 है, पहला काज जो है वो है पॉलिटिकल काज। पॉलिटिकल काज में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी को किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाय लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में सिंपल अगर मैं समझाऊँ, डलहौजी ने ये कहा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में कि अगर कोई राजा है, इसका कोई बेटा नहीं है, एंड अगर इसने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है, ठीक है। डलहौजी ने क्या कहा? अगर कोई राजा है उसका कोई बेटा नहीं है और उसने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है, अगर ये राजा मर जाता है तो जो इसकी सारी प्रॉपर्टी है, जिस स्टेट पे ये रूल करता है वो सारा स्टेट अब ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा। एंड जो ये अडॉप्टेड सन है वो राजा की जगह पे रूल नहीं कर सकता है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में कहा गया था, सिंपल। एंड पॉलिटिकल काज में जो एक और काज है वो है पंजाब एनेक्स, यानी कि पंजाब को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अवध। अवध को इन्होंने एनेक्स किया था। जब ब्रिटिश ने अवध को एनेक्स किया था और अवध में जो 60 सोल्जर्स थे उनको डिसबैंड किया गया था वहाँ पे। और जो ये 60 सोल्जर्स हैं जिनको यहाँ से डिसबैंड किया गया था, क्योंकि अब अनएम्प्लॉयड हो गए थे, सारे सोल्जर्स अपने विलेज में गए थे। ये दुख में कि हमें यहाँ से निकाला गया है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इस क्रांतिकारी के सिवा, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक, इन रूरल एरिया जो पीजेंट्स और ज़मींदार्स थे उन पे हैवी टैक्स लगाया गया। एंड जो पीजेंट्स अगर मैं सिंपल समझाऊँ, किसान होते थे जिनके पास या तो छोटी ज़मीन होती थी या तो वो ज़मीन रेंट पे लेते थे।
so that they can cultivate. ठीक है, जो ये पीजेंट्स होते थे या तो उनके पास छोटी ज़मीन होती थी या तो वो ज़मीन रेंट पे लेते थे फॉर कल्टीवेशन पर्पस, सो दैट वो कल्टीवेशन कर सके और अपना गुजारा कर सके। ठीक है, ये होते थे पीजेंट्स। और ज़मींदार होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती थी, उन पे हैवी टैक्स लगाया गया। ठीक है, अब क्या होता था, अगर वो ज़मींदार अपना टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उनसे ज़मीनें छीन ली जाती थी। ठीक है, और पीजेंट्स क्या करते थे, जो ये पीजेंट्स होते थे ये जाते थे मनी लैंडर के पास, क्योंकि जो पीजेंट्स हैं इनको ब्रिटिश को टैक्स पे करना है। अब ये मनी लैंडर के पास जाते थे, उनसे लोन लेते थे, और लोन लेके वो पे करते थे ब्रिटिश को। जो ये पीजेंट्स होते थे ये जाते थे मनी लैंडर के पास, मनी लैंडर से लोन लेते थे, वो लोन पे करते थे ब्रिटिश को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, एंड वो लोन ब्रिटिश को पे करते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अब जो पीजेंट्स थे उन्होंने मनी लैंडर से तो पैसे ले लिए, अब इनको वापस तो करना पड़ेगा ना। तो ये पीजेंट्स ये जो पैसे उन्होंने लोन लिए थे ये वापस नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास वो गुजारा होता ही नहीं था। अब ये क्या करते थे, अब ये मनी लैंडर क्या करता था, उनसे ज़मीन ले जाते थे। सो इन एनी वे पीजेंट्स और ज़िम्मेदारों से ज़मीन छीन ली जाती थी। ठीक है, एंड जो नाना साहिब है इसको पेंशन देने से रिफ्यूज़ किया गया था। अब नाना साहिब कौन था, ये था एडॉप्टेड सन। किसका एडॉप्टेड सन था, बाजीराव। बाजीराव सेकंड जो था उसका एडॉप्टेड सन था, बट इसको पेंशन देने से रिफ्यूज़ किया गया था। इसका दूसरा नाम है दोंदू पंत। एंड यही स्ट्रिक्ट रूल्स जो लगाए गए थे कि अगर आप पे नहीं करोगे आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो आपसे ली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। सोशियो रिलीजियस काज में क्या था, पहला जो था वो था एबॉलिश सती सिस्टम एंड सपोर्ट विडो रिमैरेज सिस्टम। एबॉलिश ऑफ सती सिस्टम या विडो रिमैरेज एक्ट, ये तो अच्छी पॉलिसी थी, ये तो हमारे लिए अच्छा था। हाँ, लोग से यहाँ पे उन्होंने कहा यार ये ब्रिटिश हमारे मामले में इतने मदाखलत क्यों कर रहे हैं, हमें जो भी करना है हम खुद करेंगे। तो इस वजह से भी उनको गुस्सा चढ़ा था। एंड टैक्स ऑन मॉस्क एंड टेम्पल पे जो टैक्स लिया जाता था, उन टेम्पल लैंड्स पे जो टैक्स लिया जाता था, ये भी काज बन गया। सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल्स, जो ये राइफल्स न्यू इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसकी वजह से भी ये रिवोल्ट ऑफ 18 ये भी एक काज बन गया। और यही जो एनफील्ड राइफल्स है यही फिर लास्ट में इमीडिएट काज बन गया। ठीक है, ये टॉपिक हमारा आगे पढ़ेंगे हम। मिलिट्री काज, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन एज सिपाही म्यूटिनी, क्योंकि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये किसने स्टार्ट किया था, ये सिपाहियों ने स्टार्ट किया था। बिकॉज इनको इन्फीरियर माना जाता था ब्रिटिश सोल्जर्स से, जबकि इनकी तादाद ब्रिटिश सोल्जर्स में सबसे ज़्यादा होती थी। ठीक है, और इनको पे भी कम किया जाता था, इनकी सैलरी भी जो थी वो बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है, अब लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड है, क्योंकि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हो उस टाइम आपसे पूछा जाएगा हु वाज द गवर्नर जनरल। दो गवर्नर जनरल जो था उस टाइम वो था लॉर्ड कैनिंग्स। ठीक है, अब इसके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ ये पूछा जाता है। जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट ये कहता था कि जो भी सोल्जर्स हैं इनको जहाँ भी जाने के लिए हम बोलेंगे, आउटसाइड द स्टेट बोलेंगे या कहीं भी उनको बोलेंगे जाने के लिए, इनको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये होता है जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट। ये किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कैनिंग्स के। और लॉर्ड कैनिंग ही था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड ही बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और लॉर्ड कैनिंग्स ही बना फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड लॉर्ड कैनिंग्स ही था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड लॉर्ड कैनिंग्स के टाइम पे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ये विड्रॉ किया गया था। एंड लॉर्ड कैनिंग्स के टाइम पे ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड लॉर्ड कैनिंग्स के टाइम पे ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी पास किया गया था। एंड लॉर्ड कैनिंग्स के टाइम पे ही इंडियन पैनल कोड भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इमीडिएट कॉज।
इमीडिएट काज क्या बना, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एनफील्ड राइफल्स। जो सबसे इमीडिएट काज बना वो बना इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल्स। मैं समझाऊंगा अभी नीचे। द सिपाही हैड टू बाइट ऑफ इट्स टॉप एंड देन रीलोड। द रूमर स्प्रेड दैट द ग्रीज वाज मेड आउट ऑफ द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग्स। ठीक है, इस चीज़ को मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, बस राइफल थी, ये जो था इसे बोलते हैं हम कार्टेज। अब कार्टेज में क्या था, इसमें गन पाउडर एंड जो बुलेट है ये रखा जाता था एंड इसको बाहर से कवर किया जाता था। ठीक है, इसको बाहर से कवर किया जाता था और बाहर से जब इसको कवर किया जाता, जो बाहर इसकी कवरिंग होती थी इस पर एक कोटिंग करते थे। ठीक है, इस पर कोटिंग होती थी जिसको बोलते थे हम ग्रीस। एंड यही र्यूमर फैल गया था, जो ये कोटिंग है इसकी, ये किसके फैट से बना है, ये फैट ऑफ काउ एंड पिग। समझ आया? जो काउ है इट इज़ अ सैक्रेड फॉर हिंदूज, काउ इज सैक्रेड फॉर हिंदूज। एंड जो पिग है वो तो पता ही है, पिग इस्लाम में हराम है। सो इस वजह से जो सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने मना किया। अब सोल्जर्स को जो ये गन लोड करने से पहले इस कार्टेज की जो कवरिंग है वो हटानी पड़ती थी। कैसे? बाय बाइटिंग, इसको बाइट करके हटाना पड़ता था, क्योंकि ये र्यूमर फैल गया था कि ये जो कोटिंग है ये फैट ऑफ काउस या पिग से बना है। तो सोल्जर्स ने मना किया कि हम इसको बाइट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? तो यही था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल्स एंड द सिपाही हैड टू बाइट इट स्टॉप एंड देन रीलोड। र्यूमर यही था कि ये फैट ऑफ काउस एंड पिग से बना है। इन मार्च 1857 मंगल पांडे ने रिफ्यूज़ किया कि जो ये कार्टेज है इसको वो यूज़ नहीं करेगा, वो बाइट नहीं करेगा कार्टेज को। इसने मना किया सीधे कि मैं ये नहीं करूँगा। एंड मंगल पांडे जो सिपाही था कहाँ पे था, वो बारकपुर में, यानी कि बारकपुर बंगाल में वो सिपाही था मंगल पांडे। इसने मना किया कि वो कार्टेज को यूज़ नहीं करेगा एंड अपने सीनियर ऑफिसर्स जो उसके वहाँ पे थे उनको कत्ल कर दिया। एंड उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल को। ठीक है, एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है, मंगल पांडे बिलोंग करता था 34th नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है ग्राउंड सोल्जर्स। ठीक है, एंड जो बारकपुर में सोल्जर्स थे दे बिलोंग टू 34 नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, अब आपको सारी स्टोरी समझ आ गई। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। जो 24 अप्रैल 1857 में जो रिवोल्ट है ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ, मेरठ में। इससे पहले ये बारकपुर में भी स्टार्ट हुआ था, बट वहाँ पे इसको सप्रेस किया गया, उसको दबाया गया वहाँ पे था। बट मेरठ में क्या हुआ था, जो 90 सोल्जर्स हैं उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया कि हम भी कार्टेज को यूज़ नहीं करेंगे। और 90 सोल्जर्स में 85 सोल्जर्स को जेल में बंद कर दिया गया और के लिए उनको जेल में बंद किया गया। ठीक है, और जो मेरठ में जो बाकी स्टेशंस होते थे उनमें जो ये उन्होंने जब ये न्यूज़ सुनी तो उनमें जो ये आग है ना ये भड़क गई। अब उनमें ज़्यादा आग भड़क गई तो वो क्या गए, वो निकल गए वहाँ से अपने स्टेशन से। उन्होंने जो 85 सोल्जर्स को ब्रिटिश ने जेल में बंद कर दिया वो आ गए। उन्होंने 85 सोल्जर्स को यहाँ से निकाला और फिर मेरठ से दिल्ली की तरफ रुख किया। मेरठ से दिल्ली 58 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने वहाँ से यहाँ रुख किया। एंड दिल्ली में जो रूलर था वो था बहादुर शाह जफ़र। ये सारे जो सिपाही थे ये गए बहादुर शाह जफ़र के पास। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को बोला कि आप हमारी मदद करो, ये हम यहाँ से इनके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, सो ये थी स्टोरी। और फिर इसीलिए ये कहा जाता है कि जो ये 10 मई को जो ये सोल्जर्स थे, 10 मई को जो सोल्जर्स थे इन्होंने दिल्ली की तरफ रुख किया था और बहादुर शाह जफ़र को बोला था कि आप हमें अपनी आर्मी दो, अपनी फ़ौज दे दो, आप हमें मदद कर दो, हम ये रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे। सो इसीलिए ये माना जाता है कि
रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? मेरठ में। पॉलिटिकल काज मैंने बताए एंड अवध एनेक्स ये भी मैंने बताया। एंड ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा सोल्जर्स अगर ने पार्टिसिपेट किया था वो कहाँ से बिलोंग करते थे? अवध। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कॉटेज है, इसको पहले बाइट करना पड़ता था, देन इसको रीलोड करना पड़ता था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है, अब सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। सेंटर, यहाँ पे मैंने लीडर लिखा, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ऐड किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट। ओबियसली बात है, अगर यहाँ से कोई दिल्ली साइड से मानो कोई रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, दिल्ली साइड से किसी लीडर ने रिवोल्ट स्टार्ट किया था, तो इसको तो कोई अपोजिशन भी करेगा ना, तो ब्रिटिश किसी को तो भेजेंगे इसको अपोजिशन करने के लिए। ठीक है, सो सेंटर दिल्ली। अब दिल्ली से किसने लीड किया था रिवोल्ट ऑफ 1857? बगत खान है दिल्ली में लीडर। हाँ, बहादुर शाह जफ़र जो था मगल किंग, इसने इसके बाद जब सिपाही आए थे कि आई जब यहाँ आए थे, उन्होंने बहादुर शाह जफ़र से मदद ली थी। बहादुर शाह जफ़र ने बोला, जो बगत खान जो इसका आर्मी कमांडर है उसको बोला इनकी मदद करने के लिए। सो दिल्ली से जो लीडर था वो था बगत खान, और फिर इसको किसने सप्रेस किया था? जॉन निकोलसन ने। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तक तो पूछा गया है अभी तक, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दिल्ली से बगत खान, इसको सप्रेस किसने किया? जॉन निकोलसन ने। कानपुर से नाना साहिब, इसको सप्रेस किसने किया था? हेनरी लॉरेंस ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल, इसको सप्रेस किसने किया था? सर कॉलिन कैंपबेल ने। एंड बरेली यूपी से जो लीड किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 वो कौन था? खान बहादुर। इसको भी सप्रेस किसने किया था? सर कॉलिन कैंपबेल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। झांसी एंड ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई एंड तांतिया टोप। अब ये मैं समझा देता हूँ, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई है, ये जो इसने लीड किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 झांसी से, बट झांसी में जो जनरल ह्यूज रोज ने वहाँ पे अटैक किया था, तो ये वहाँ से चली गई थी, वहाँ से भाग गई थी। वहाँ से भागने के बाद इस तांतिया टोप ने इसकी मदद की एंड ग्वालियर पे उन्होंने फिर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, एंड इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली, एंड इसको सप्रेस किया था कॉलोनल औसल। एंड बिहार से जो इसने लीड किया था वो किसने लीड किया था? बिहार से कुंवर सिंह, एंड इसको सप्रेस किया था विलियम टेलर ने। एंड फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला खान ने। ठीक है, अब जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये फेल क्यों हुई? इसके पीछे रीज़न है लिमिटेड अपराइजिंग, क्योंकि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में मेजर पार्ट जो कंट्री का था वो उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, सो ये पहला रीज़न बना ये रिवोल्ट क्यों फेल हुआ। एंड नो इफेक्टिव लीडरशिप, ये भी माना जाता है कि कोई इफेक्टिव लीडरशिप नहीं थी, हर कोई अपनी जगह से लड़ रहा था, आपस में किसी को यूनिटी नहीं थी। सो ये सेकंड रीज़न बना रिवोल्ट ऑफ 1857 को फेल होने का। एंड जो रिसोर्सेज थे लिमिटेड थे। एंड नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास वाले लोग थे उन्होंने इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं की। द इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास, द रिच मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड जमींदार्स ऑफ बंगाल हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवोल्ट। जो मिडिल क्लास वाले उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। जो रिच मर्चेंट्स थे, जो अमीर थे, जो बड़े तिजारत वाले थे, जो ज़मींदार थे, उन्होंने इस रिवोल्ट में कोई शिरकत नहीं। उन्होंने बोला ये जो सिपाही आपस में लड़ रहे इसमें बोलना है हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एंड ये पॉइंट मैंने ऐड किया था क्योंकि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, यह नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में हुआ है। जो साउथ पार्ट और ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट है वो अनइफेक्टेड था इस वजह से। तो ये भी एक रीज़न बना रिवोल्ट ऑफ 1857 को फेल होने का। इट डिड नॉट स्प्रेड टू साउथ इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्ट इंडिया। ठीक है, फाइनली जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो नॉर्थ
नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट तक ही लिमिटेड रह गया। अब इसके रिजल्ट्स, क्योंकि अब ये जो क्रांतिकारी लड़ी गई थी इसके कुछ रिजल्ट्स तो नताइज तो निकलेंगे ना। पहला रिजल्ट जो इसका था वो था एंड ऑफ कंपनी रूल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका रूल ख़त्म किया गया। पूछे जाते हैं डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब यहाँ पे बोला गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया, अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन यानी कि लंदन से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अब चलाई जाएगी। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेकन ओवर बाई क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में वो कौन टेक ओवर करेगी? बाई क्वीन विक्टोरिया, जो कि लंदन की क्वीन थी। एंड रिलीजियस टॉलरेंस इट वॉज प्रॉमिस्ड एंड ड्यू अटेंशन वॉज पेड टू द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। ये भी बोला गया, ये भी प्रॉमिस किया गया कि अब हम यहाँ पे किसी को ठेस नहीं पहुँचाएंगे, किसी के रिलीजियस को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। तो ये प्रॉमिस किया गया आपके कस्टम्स जो ट्रेडिशंस है उस पर कोई ठेस नहीं पहुँचाया जाएगा अब। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जो था वो था जो गवर्नर जनरल था, इसको अब रिप्लेस किया गया बाय वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन, रेशियो ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स टू इंडियन ऑफिसर्स इंक्रीजेज। जो इंडियन और ब्रिटिश का जो रेशियो है वो इंक्रीज़ किया गया, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था जो इंडियन थे वो 87% थे एंड 13% जो बचे थे वो ब्रिटिश ट्रूप्स थे। अब इन्होंने जो रेशियो है वो दोनों का इंक्रीज़ किया। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके बाद भी एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, बट ये पहला वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ठीक है, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिक्रीड, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो ख़त्म किया गया है एंड गवर्नर को रिप्लेस किया गया बाय वाइसरॉय ऑफ, ये इंडिया एक्ट था। ठीक है, एंड क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858, ये एक्ट भी सिमिलरली है। यहाँ पे भी ये बोला क्वीन विक्टोरिया ने अपने बिहाफ पे, क्वीन विक्टोरिया तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती क्योंकि लंदन में थी, कि उसने अपने बिहाफ पे लॉर्ड कैनिंग को बोला कि आप जाओ वहाँ के उनको बोलो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हम ख़त्म करेंगे, अब यहाँ पे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे वो सारा जो अब जो संभालेगी वो क्वीन संभालेगी। ठीक है, जो ब्रिटिश की क्वीन थी क्वीन विक्टोरिया वो संभालेगी। एंड इंडिया वायर प्रॉमिस्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन विदाउट, और इनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी प्रॉमिस किया गया था। और इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि जिन्होंने भी रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया था उनको माफ़ किया जाएगा। ठीक है, ये था क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट। अब इम्पॉर्टेंट है इंडिगो रिवोल्ट 1859। अब ये क्वेश्चन भी JKSSB ने पूछा था कि इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था 1859 में, और ये भी पूछा जाता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद कौन सी रिवोल्ट स्टार्ट हुई थी। आल्सो कॉल्ड द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, इसको भी मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। अब जो ये इंडिगो था, पीजेंट्स को बोला गया कि आप इंडिगो की कल्टीवेशन करो, बट पीजेंट्स नहीं चाहते थे कि हम इंडिगो की कल्टीवेशन करें, क्योंकि इससे क्या होता था उनकी ज़मीन इनफर्टाइल हो जाती थी एंड इससे जो फार्मर्स थे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं था एंड ब्रिटिश उनको ज़्यादा पैसे भी नहीं देते थे इसके। ठीक है, और ब्रिटिश ने एक फ़िक्स रेट किया था, फिक्स इनके साथ। एंड ब्रिटिश को जो इंडिगो कल्टीवेशन में ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता था, क्योंकि वो बाहर जाते थे, उनको अच्छे खासे पैसे मिलते थे इस इंडिगो के लिए। इंडिगो कुछ नहीं है, बस एक डाई है। ठीक है, ये इंडिगो है, यहाँ से हमें डाई निकलती थी, वो डाई हम कपड़ों में लगा देते थे। ठीक है, सो ब्रिटिश को इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता था कि वो बाहर जाते थे और इसमें अच्छे खासे पैसे उनको मिलते थे, बट जो पीजेंट्स थे उनको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि इंडिगो की कल्टीवेशन करना, वो चाहते थे कि हम राइस कल्टीवेशन जिसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये चीज़ें नहीं मानी थी। ठीक है, और फिर इस वजह से पीजेंट्स ने ये मूवमेंट चलाई, ये इंडिगो मूवमेंट चलाई कि उन्होंने अब मना किया कि अब हम की कल्टीवेशन नहीं करेंगे। उन्होंने अब कम्प्लीटली अपोज किया, अब इंडिगो की कल्टीवेशन हम नहीं करेंगे, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो ये फिर याद रखना ये बंगाल में हुआ था। ठीक है,
अब हम इंडिगो की कल्टीवेशन नहीं करेंगे। हज़ारों तादाद में जो पीजेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, फिर एट लास्ट ये फाइनली एंड किया गया था 1860 में। ठीक है, अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखना ये इसे आप वन लाइनर भी कह सकते हो। डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे थे वहाँ से मैंने एक एक पॉइंट उठाया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? अवध से। विद होम रानी लक्ष्मीबाई फाउट इन द लास्ट बैटल, किसके साथ रानी लक्ष्मीबाई ने लास्ट बैटल फाउट की थी? वो था ह्यूग्रोज। एंड हु वाज द ओवरऑल लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? ओवरऑल जो लीडर माना जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 वो बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल रूलर था दिल्ली में, जिसके पास सिपाही आए थे मीरठ से मदद के लिए। ठीक है, बट बहादुर शाह जफर ने अपनी तरफ से किसको भेजा था? भगत खान को। एंड हु कमांडेड द बारकपुर कंटेनमेंट, किसने कमांड किया था? ये मुगल पांडे को। एंड अंडर हुज लीडरशिप अ पार्लर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन जगदीशपुर इन 1857, किसकी लीडरशिप में जगदीशपुर बिहार में एक पार्लर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी रिवोल्ट ऑफ 1857 के दरमियान? वो किसने किया था? भाई अमर सिंह ने। अमर सिंह कौन था? ब्रदर ऑफ कुंवर सिंह। एंड आर सी मजूमदार ने रिवोल्ट क्या कहा था? नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। आर सी मजूमदार ने नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था इस रिवोल्ट को। एंड वीडी सावरकर ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हो। जॉर्ज ब्रूस मेलेसन, इसने इसको नाम दिया था इंडियन म्यूटी ऑफ 1857। सर ह्यूग्रोज ने डिस्क्राइब किया था बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ रेबल, किसको दिया था इसने करार? रानी लक्ष्मीबाई को। सो रानी लक्ष्मीबाई को इसने डिस्क्राइब किया था द ब्रेवेस्ट लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? कौन था? वो था कार्ल मार्स। एंड नाना साहिब और बेगम ऑफ अवध आर अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट मैनेज टू एस्केप, क्योंकि जब ब्रिटिश ने सप्रेस किया था इनको तो वो वहाँ से फिर भाग गए थे। कहाँ पे? नेपाल। एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन अंडर द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर। ये माना जाता है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये किसके लीडरशिप में हुआ था? बहादुर शाह जफर के। ठीक है, सो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए इस टॉपिक में। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूँ इस टॉपिक को। ठीक है, इन अ शॉर्ट वे आई विल डू दैट फॉर यू। ठीक है, जी के पार्ट जो हमने जम्मू कश्मीर का स्टार्ट किया था उसमें से फ्लोरा एंड फाना, इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड पर्सनालिटी जो है इसमें इनकम्प्लीट है। और आप चाहते हो मैं उस पर भी लेक्चर बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा वो आएगा मॉडर्न हिस्ट्री पे, वो होगा INC पे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे आएगा इसके बाद लेक्चर। सो आई होप आपको समझ आया होगा सारा कुछ। एंड so please do like, share and subscribe my channel. So thank you. Now INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब जो INC का जो फाउंडर है वो A.O. होम को माना जाता है, ठीक है। और जो है INC की फॉर्मेशन जो लेड की थी वो A.O. होम ने लेड की थी। बट आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन भी आएगा कि यार A.O. होम ने INC के लिए अलाउ क्यों किया, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए इसने अलाउ क्यों किया? बिकॉज इसके कुछ रीज़न थे। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो 1857 वाला रिवोल्ट हो वैसी सिचुएशन फिर से यहाँ पे क्रिएट ना हो जाए, इसलिए वो भी चाहते थे कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए जो हमारे लिए एक सेफ्टी, जो हमारे लिए एज अ सेफ्टी वॉल की तरह काम करे, ठीक है। इसका मतलब मैं समझा दूंगा। सो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जो यहाँ पे लोकल्स हैं या जो भी दंगे फसाद होते हैं उनको वो कंट्रोल करे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स तक ना पहुँच जाए, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स का यही व्यू था कि जो भी प्रॉब्लम होगी
कि सारी प्रॉब्लम जो कहाँ तक आके रुकेगी कांग्रेस तक, एंड फिर कांग्रेस जब हमारे पास लेके आएगी वो प्रॉब्लम, फिर हमको किसी भी तरह से कांग्रेस को समझा बुझा कर वो मसला निपटा लेंगे, ठीक है। सो ये था ब्रिटिशर्स का व्यू। अब जो इंडियंस का व्यू था वो सिंपल ये था कि हम एक नेशनल लेवल पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो ऑल ओवर इंडिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ठीक है। ये सिंपल इनका मकसद था। और ये जो इंडियंस थे ये चाहते थे कि जो 1857 वाला रिवोल्ट हुआ था, जो फेल हुआ था बिकॉज ऑफ नॉन यूनिटी, क्योंकि 1857 वाला रिवोल्ट हुआ था उसमें यूनिटी नहीं थी आपस में, सो वो ना यूनिटी होने की वजह से वो फेल हुआ, ठीक है। सो अब ये इंडियंस चाहते थे कि हम एक ऐसी पार्टी बनाए जिसमें हम सारे मेंबर्स को, जो अलग में जो अलग ऑर्गेनाइजेशन होती थी, कलकत्ता में अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, दिल्ली में अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, इलाहाबाद में अलग ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन को हम इकट्ठा करेंगे, एक आईएनसी में इनको मर्ज करेंगे, ठीक है। सो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें यूनिटी होंगी, जो लोगों के लिए काम करे, जो लोगों के मसले सुने, वो सॉल्व करे, ठीक है। सो ये इंडियंस का व्यू था, ठीक है। और इससे क्या होगा, अब इससे रिवोल्ट की सिचुएशन भी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? जब भी लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी वो जाएंगे कांग्रेस के पास, ठीक है, एंड वो कांग्रेस के पास जाएंगे, कांग्रेस जाएगा ब्रिटिशर्स के पास, एंड अगर वो मानो उनकी 10 प्रॉब्लम है, एंड वो जाएंगे वो 10 प्रॉब्लम लेके कांग्रेस के पास, एंड कांग्रेस वो 10 प्रॉब्लम लेके जाएगी ब्रिटिशर्स के पास, एंड ब्रिटिशर्स मानो एक दो प्रॉब्लम उनके सॉल्व करेंगे, एंड कांग्रेस फिर जाएंगे लोगों के पास, क्या 2 प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगे। तो वो ऐसे होगा कि लोग अब इस रिवोल्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लोगों के पास अब दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, हमारे लिए एक पार्टी है, हमारे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे लिए काम करेगी। अब हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम पीसफुली रह सकते हैं, बिकॉज जो कांग्रेस है अब ये हमारे लिए काम करेगी, हमारे मसले सॉल्व करेगी, हमारी बात ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएगी। सो ये आम लोगों का व्यू था इसके मुतालिक, ठीक है। सो इसलिए आईएनसी की ऑर्गेनाइजेशन हो गई फिर, ठीक है। एंड इसका जो फाउंडर है वो था एओ होम, ठीक है, एंड जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड डफर। सो जब आईएनसी की फॉर्मेशन हुई उस टाइम जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड डफर। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? ऐसे कि ये बेवकूफ़ था, इसलिए इसने आईएनसी की फॉर्मेशन के लिए इजाज़त दे दी, ठीक है। सो आईएनसी किस लिए बनी? फॉर्म टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस। जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व करने के लिए आईएनसी बनी। जब ये आईएनसी पहले बनी, इसका ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था कि हम फ्रीडम चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम ब्रिटिशर से ना। इनका सिंपल यही मकसद था कि जो भी प्रॉब्लम होंगे, जो भी रिफॉर्म्स होंगे, उन पे हम काम करेंगे। ऑल ओवर नेशनल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स होगी लोगों की, वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स तक वो प्रॉब्लम्स पहुँचाएंगे, उनका ये मकसद था, ठीक है। एंड जो इम्पॉर्टेंट है, जो आईएनसी में जो सबसे पहला फेज़ जो था वो था मॉडरेटर्स का फेज़, ठीक है। आईएनसी की जो फॉर्मेशन लेट की गई उसमें से जो मैक्सिमम लीडर्स थे वो थे मॉडरेटर्स। अब मॉडरेटर्स क्या थे? ये सारे लॉयर थे, पढ़े लिखे थे। इन्होंने, इन सब मॉडरेटर्स जो थे, इन्होंने अपनी तालीम जो की हासिल की थी लंदन से हासिल की थी। एंड लंदन में जो ब्रिटिश का रूल था वो बड़ा ज़बरदस्त था, वो बड़ा पीसफुल था। वो देख के ये बड़ा, क्या बोलते हैं, वो बड़ा मोटिवेट होते थे कि यार ब्रिटिशर्स लंदन में इतना ज़बरदस्त हुकूमत करते हैं, ये हमारे इंडिया में भी हुकूमत करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही हमारे इंडिया में भी हुकूमत करेंगे। जैसे ये लंदन में रिफॉर्म्स लाते हैं नए के फ़ायदे के लिए, ये हमारे लिए भी वैसे रिफॉर्म्स लाएंगे, हमारे लिए भी ये फ़ायदेमंद होंगे। इसलिए जो मॉडरेटर्स थे वो बिलीव करते थे, उनका बिलीव था ब्रिटिश पे कि ये हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, ठीक है। मगर इसलिए ये ब्रिटिशर्स के लिए एक फ़ायदा था। कांग्रेस बीच में जो बन गया था ये ब्रिटिशर्स के लिए फ़ायदा था, क्योंकि उनको पता था ये मॉडरेटर्स का जो अप्रोच था वो था प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। यानी कि मॉडरेट्स का जो अप्रोच था वो था 3P वाला अप्रोच। यानी कि ये प्रेयर करेंगे, ये पेटिशन डालेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे। एंड जो आईएनसी, जो लोग इंडियन लोकल्स की प्रॉब्लम होगी वो जाएंगे कांग्रेस के पास, कांग्रेस जाएगी फिर ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। सो इस तरह कांग्रेस एज अ सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, प्रेशर, क्योंकि इसको प्रेशर से
से ही हम समझ सकते हैं। घर में जब प्रेशर में हम कोई चीज़ रखते हैं तो इसमें जो इनसाइड जो है वो स्टीम प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है। सो जब अंदर से जो अंदर प्रेशर में स्टीम प्रेशर इंक्रीज़ होता है, सो हम क्या करते हैं फिर, ये प्रेशर का जो ऊपर वाला ये वाल है जिसे हम सीटी कहते हैं, तो ये क्या बना, ये सीटी देता है ना। ये सीटी क्यों देता है? बिकॉज जो अंदर इसमें प्रेशर जमा हुआ है वो प्रेशर ये रिलीज़ करता है। अगर ये वो प्रेशर रिलीज़ नहीं करेगा प्रेशर, तो ये प्रेशर फट सकता है। ठीक है, सिमिलर वे में जो कांग्रेस है वो एज अ सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगी। कैसे? इंडियन लोकल्स के पास जो भी प्रॉब्लम होगी वो जाएंगे कांग्रेस के पास, कांग्रेस जाएगी ब्रिटिशर्स के पास एंड ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करेगी कि सर, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, किसी भी तरह इनको कांग्रेस को समझा बुझा कर मनाएंगे एंड कांग्रेस फिर लोगों को समझाएगी। सो बीच में जो आ रहा है वो कांग्रेस आ रहा है। सो एज अ सेफ्टी की तरह ये कांग्रेस ब्रिटिशर्स के लिए काम करेगी। ठीक है, so, इसका जो फाउंडर था वो था A.O. होम एंड जो वाइसराय था लॉर्ड डफर। ये बेवकूफ़ था इसलिए इसने इसके लिए अलाउ किया। एंड जो पहला सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? गोकुल दास ताजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट सेशन ऑफ INC कहाँ पे हुआ था। ठीक है, एंड INC की फॉर्मेशन कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन बना? WC बनर्जी। ठीक है, जब ये सेशन हुआ था बम्बई में संस्कृत कॉलेज में, जब ये सेशन हुआ था तो वहाँ पे WC बनर्जी को प्रेसिडेंट चूज़ किया गया। टोटल कितने डेलीगेट्स थे वहाँ पे जिन्होंने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया? टोटल 72 मेंबर्स थे जिन्हें डेलीगेट्स कहा जाता है। उन 72 मेंबर्स ने अपना प्रेसिडेंट जो चूज़ किया फर्स्ट सेशन में वो था WC बनर्जी। ठीक है, और जब ये INC की फॉर्मेशन लेड की गई और इस सेशन में A.O. होम ने कुछ बातें बोली। पहला कि हमारा मकसद है INC का, हमारा मकसद ये था कि आप लोगों की प्रॉब्लम सुनोगे इस सेशन में। जो भी सेशन हुआ करेगा INC के, उसमें लोगों की प्रॉब्लम सुनी जाएगी, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले हैं, नेशनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो सॉल्व करेंगे हम फिर 1 साल तक। ये और हर सेशन जो होगा INC का वो 1 साल के बाद होगा, यानी कि 1 साल में एक बार ये सेशन हुआ करेगा। ठीक है, 1 साल तक उन चीज़ों पे काम किया जाएगा। ये था गोल ऑफ INC अकॉर्डिंग टू A.O. होम। ठीक है, अब अर्लियर इट वाज नेम्ड एज इंडियन नेशनल यूनियन। इससे इंडियन नेशनल यूनियन अर्लियर जो जब A.O. होम ने इसकी फाउंडेशन की थी, इसने नाम रखा था इंडियन नेशनल यूनियन। एंड इसको फिर चेंज किया गया फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में। किसने ये चेंज किया इसको? दादा भाई नेहरू ने। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि जो INC की फॉर्मेशन, जो इंडियंस ने सोचा INC की फॉर्मेशन के लिए, उसके पीछे ये 3 एक्ट भी हैं। ठीक है, पहला है वर्निकुलर प्रेस एक्ट। नाम से ही समझ आ रहा है प्रेस, दैट मीन्स जो इंडियंस थे वो जब भी ब्रिटिशर्स कुछ गलत काम करती थी या कुछ भी पॉलिसी, कुछ रिफॉर्म्स लाती थी जो अगेंस्ट हमारे खिलाफ जो थे, कोई पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट करती थी, तो वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती थी। ठीक है, सो जब ये प्रेस एक्ट आया था इसमें ये कहा गया था कोई भी न्यूज़पेपर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं करेगा, एंड किसी ने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी पब्लिश किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये था सिंपल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। एंड इसको पास किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने इसको पास किया था एंड फिर इसको रिपल किया बाय लॉर्ड रिपन ने। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एंड आर्म्स एक्ट, ये भी नाम से ही पता चल रहा है। इसमें यह कहा गया कि कोई भी इंडियन है, एग्जाम्पल देते हैं गन। ठीक है, जब कोई भी इंडियन जो था वो मानो ब्रिटिश आर्मी में काम करता था, उसके पास ऑब्वियसली गन तो होगा। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट लाया कि अब कोई भी इंडियन कोई भी वार इक्विपमेंट, कोई भी गन नहीं रख सकता विदाउट लाइसेंस। सो विदाउट लाइसेंस कोई भी इंडियन कोई भी वार इक्विपमेंट न रख सकता है न बना सकता है। ठीक है, ये था आर्म्स एक्ट। एंड इसको भी किसने पास किया? बाय लॉर्ड लिटन ने। एंड एल्बर्ट बिल, जो एल्बर्ट बिल थी ये इंडियन के फेवर में थी। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि जो भी ब्रिटिशर, सिंपल में अगर मैं समझाऊँ, अगर कोई ब्रिटिशर्स कोई गलत काम करता है, कोई जुल्म करेगा, तो जो इंडियन लॉयर है या इंडियन मैजिस्ट्रेट होंगे वो उनके खिलाफ केस लड़ सकते हैं। सिंपल मैं बताऊँ, ठीक है। सो ये था एल्बर्ट बिल। एंड इस एल्बर्ट बिल पे फिर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई
क्योंकि ये इंडियन के फेवर में थी, बट ब्रिटिशर्स इसके खिलाफ हो गए, सो वो इसके खिलाफ थे। देन ये फिर रिपल किया गया ये अल्बर्ट बिल भी, ठीक है। सो इससे क्या समझ आया इंडियनों को कि जो भी हमारे खिलाफ कोई रिफॉर्म्स लाए थे, कोई भी एक्ट जो हमारे खिलाफ आता है, ब्रिटिशर्स इसके खिलाफ फिर खिलाफ लड़ते हैं, वो रिपल करते हैं वो एक्ट, ठीक है। वो एक्ट की वजह से इंडियंस ने क्या सोचा, हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ऑल ओवर नेशनल लेवल पे काम करे और हर प्रॉब्लम का सलूशन देखे वहाँ पे, ठीक है। इसको भी अल्बर्ट बिल को भी पास किसने किया, लॉर्ड रिपन ने। नाउ ये सेशंस इम्पोर्टेंट है। पहला सेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था। एंड ये पहला सेशन कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ था। एंड इसमें किसको प्रेसिडेंट चूज़ किया गया था, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ठीक है। सो 1885 में फर्स्ट सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये बम्बई में हुआ था। एंड प्रेसिडेंट कौन था, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। नाउ 1886 में सेकंड सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। एंड प्रेसिडेंट कौन था इस सेशन में, दादा भाई नेहरू। थर्ड सेशन हुआ था, ये हुआ था मद्रास में। एंड इसका प्रेसिडेंट कौन था, बदरुद्दीन त्याबी। ये इम्पॉर्टेंट है, बदरुद्दीन त्याबी फर्स्ट मुस्लिम था, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, वो था बदरुद्दीन त्याबी। एंड ये कौन से सेशन में प्रेसिडेंट था, मद्रास सेशन में, ठीक है। नाउ फोर्थ सेशन इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट कौन था, जॉर्ज यूल। एंड जॉर्ज यूल वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, वो था बदरुद्दीन त्याबी मद्रास सेशन में। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वो था जॉर्ज यूल इलाहाबाद सेशन में, ठीक है। सो इनको याद रखने के लिए ट्रिक है, ठीक है, छोटी सी ट्रिक है। नाउ दुल्हा था, दुल्हा का दोस्त, ठीक है। एक दुल्हा था जिसका दोस्त था अली, और अली को इसने दावत की थी अपनी शादी पे, ठीक है। अब जब अली शादी पे आया तो इसको वहाँ पे अच्छे से वेलकम नहीं किया गया, क्योंकि दुल्हा बिजी था। तो अली को शादी में वेलकम नहीं किया गया अच्छे से, इस वजह से इसको गुस्सा आया अली को, एंड ये वहाँ से चला गया, ठीक है। नाउ अब जब अली वहाँ से चला गया, अब दुल्हे को पता चल गया कि मेरा दोस्त अली आया था, उसका अच्छे से वेलकम नहीं किया गया, तो वो भटक गया। सो क्या भटक गया, भाई दुल्हा भटक गया, ठीक है। क्यों भटक गया दुल्हा, क्योंकि उसके दोस्त को अच्छे से वेलकम नहीं किया गया, एंड वो वहाँ से चला गया, ठीक है। सो नाउ ट्रिक क्या है, भाई दुल्हा भटक गया, ठीक है। अब जो हाईलाइटेड पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। बी से क्या याद रखो, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। डी से दादा भाई नेहरू जी। बी से बदरुद्दीन त्याबी। एंड जी से जॉर्ज यूल, ठीक है। आई होप इट विल वर्क फॉर यू, ठीक है। सो भाई दुल्हा भटक गया, ठीक है। अब ये ट्रिक जो थी ये प्रेसिडेंट के लिए थी। अब जो सेशन है उसके लिए क्या ट्रिक है, क्योंकि अब जो अली को गुस्सा है वो वहाँ से चला गया। जब दुल्हा भटक गया फिर इसको किसी ने कहा भाई बस में है अली, ठीक है। सो फिर दुल्हे को बोला गया भाई बस में है अली। सो जो अली है, नाइस कार, सो अली बस में है। सो दुल्हे को क्या कहा गया, जो अली आपका फ्रेंड है वो बस में है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है, BUS नहीं लिखा मैंने, BUC लिखा, ठीक है। अब बस BUC। अब बी से क्या है, बम्बई। C फॉर कलकत्ता। M फॉर मद्रास। एंड A फॉर अली, ठीक है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, BDBG। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, B फॉर बैनर्जी। D फॉर दादा भाई नेहरू जी। B फॉर बदरुद्दीन त्याबी। G फॉर जॉर्ज यूल, ठीक है। दूसरी जो ट्रिक थी वो क्या थी, बस में हैं अली। नाउ B फॉर बम्बई। C फॉर कलकत्ता। M फॉर मद्रास। एंड अली फॉर इलाहाबाद, ठीक है। मोस्ट 53 सेशंस हुए थे आईएनसी के। सो मैं इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। सो 1905
कहाँ पे हुआ था ये सेशन? बनारस में। एंड प्रेसिडेंट कौन था इस सेशन का? वो था GK गोखले, ठीक है। सो इस सेशन इसके तो 1905 के दौरान क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। सो 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, बनारस में सेशन हुआ था। एंड प्रेसिडेंट कौन था उसका? GK गोखले, ठीक है। एंड 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया था। एंड ये सेशन कहाँ पे हुआ था? 1907 वाला सेशन सूरत में हुआ था। एंड इसको किसने प्रिसाइड किया था? बाय राज बिहार घोष ने, ठीक है। 1909 वाला सेशन कहाँ पे हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। एंड इस टाइम क्या हुआ था? मोंटी मोर्ले रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड जो 1909 वाला सेशन था लाहौर का, उसमें जो प्रेसिडेंट था वो था मदन मोहन मालवीय, ठीक है। नाउ 1916 वाला सेशन जो था ये लखनऊ में हुआ था। इस टाइम क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट का मतलब सिंपली जो INC है एंड मुस्लिम्स है ये यूनाइट हो गए थे, ठीक है। सो ये लखनऊ में हुआ था। एंड इस टाइम कौन प्रेसिडेंट था? वो था AC मजूमदार, ठीक है। 1970 वाला सेशन जो है, ये सारे सेशन जो इम्पोर्टेंट है। 1970 वाला सेशन जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। एंड इसको किसने प्रिसाइड किया था? बाय एनी बेसेंट ने। इम्पोर्टेंट है, एनी बेसेंट बनी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, ये इंडियन नहीं थी, ये एक इरिश लेडी थी, ठीक है। 1919 वाला सेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। क्यों हुआ था ये? बिकॉज ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेक्री की वजह से ये सेशन हेल्ड किया गया। एंड इसको किसने प्रिसाइड किया? भाई मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। नाउ 1924 वाला सेशन कहाँ पे हुआ था? ये हेल्ड कहाँ हुआ था? ये 1924 वाला सेशन हेल्ड इन बेलगांव में हुआ था ये सेशन। एंड इसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया, ठीक है। सही इंपॉर्टेंट है, ये ओनली सेशन था जिसे गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, ठीक है। तो 1925 वाला सेशन जो हुआ था कानपुर में हुआ था। इस सेशन में जो सरोजनी नायडू थी वो प्रेसिडेंट चूज़ की गई थी। सो इम्पॉर्टेंट है, सरोजनी नायडू बनी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है। एंड ये कौन से सेशन में बनी थी? कानपुर सेशन में, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है। अब कलकत्ता सेशन कैसे याद रख सकते हो? सीधे ABC, ठीक है। सिंपल ABC, दैट मीन्स इफ एनी बेसेंट कलकत्ता, ठीक है। आई होप ये आपको याद रहेगा, ठीक है। सो ABC एनी बेसेंट इन कलकत्ता सेशन, ठीक है। नाउ अमृतसर जलियांवाला बाग, ठीक है। क्योंकि जब ये जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था तो हम बोलते हैं ना कि अंधेरा छा गया था वहाँ पे, ठीक है। वो जब अंधेरा छा गया था जलियांवाला बाग में तो उसको उजाला करने के लिए मोतीलाल आ गया था, ठीक है। मोती इसके नाम में है ना, मोती। तो उसको उजाला करने के लिए मोती लेके आ गया ये मोतीलाल, ठीक है। जो बेलगांव सेशन है ये आप ऐसे याद रखोगे, बेलगांव सेशन में गांधी जी प्रेसिडेंट था, ठीक है। कानपुर वाले सेशन में जो प्रेसिडेंट थी वो थी सरोजनी नायडू। इसको कैसे याद रखोगे? सिंपल है, कानपुर, ठीक है। अब जो AN है कानपुर में, जो KAN जो AN है इसको उल्टा कर दो। KAN जो है K फॉर कानपुर, जो AN है इसके साथ इसको उल्टा कर दो NA, दैट मीन्स सरोजनी नायडू, NAIDU, ठीक है। सो ऐसे याद रख सकते हो इसको। नाउ एरा ऑफ मॉडरेट्स। अब मॉडरेट्स का एरा हम पढ़ेंगे, कहाँ कब से कहाँ तक है? 1885 टू 1905, ठीक है। उसमें जिसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो थे दादा भाई नौरोजी, WC बैनर्जी, गोपाल कृष्णा गोखले, G सुब्रमण्य अय्यर, SN बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। एंड इनका जो अप्रोच था वो था 3P वाला अप्रोच, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका जो कंट्रीब्यूशन था, इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो था दादा भाई नेहरू का, ठीक है। दादा भाई नेहरू का जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो था ड्रेन थ्योरी। नाम से ही पता चला, ड्रेन, डैट मीन्स कुछ तो जा रहा है, ठीक है। क्या जा रहा है? वेल्थ। सो इसने
इस ड्रेन थ्योरी में दादा भाई नेहरू जी ने क्या कहा कि जो यहाँ की हमारी वेल्थ है, जो हमारे यहाँ पे पैसे हैं, वो पैसे यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। अब दिन ब दिन हम गरीब होते जा रहे हैं, ये इसने इसमें बयान किया था, ठीक है। सो ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे। दादा भाई नेहरू जी, इसका जो नाम रखा गया था वो था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, दादा, इसको दादा के साथ कंपेयर करोगे, दादा, क्योंकि हमारे जो भी दादा ऑलमोस्ट सारे बुजुर्ग ही तो होते हैं, ऑलमोस्ट क्या सारे दादा बुजुर्ग ही तो होते हैं, ठीक है। सो दादा का मतलब होता है ना दादा, ओल्ड, सो इसको कंपेयर करेंगे ओल्ड के साथ, सो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ड्रेन वेल्थ थ्योरी दादा भाई नेहरू जी ने दी थी, ठीक है। एंड इसने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। एंड गोपाल कृष्णा गोखले, ठीक है। जो गोपाल कृष्णा गोखले था, ये था पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी का। गोपाल कृष्णा गोखले वाज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, ये ऑलरेडी भी पूछा गया है, ठीक है। गोपाल कृष्णा गोखले ने फाउंडेशन लेड की थी बाय सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, गोपाल कृष्णा गोखले। एंड जो इस सोसाइटी का जो ये इसने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन लेड की थी, इसका मतलब ये था कि यूथ को अवेयर करना अबाउट द ब्रिटिश रूल, अबाउट द फ्रीडम, ठीक है। इसका यही मकसद था, ठीक है। नाउ एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, 1905 से 1918 तक अब एक्सट्रीमिस्ट राइज हो गई, ठीक है। अब ये राइज क्यों हो गई थी, the failure of the moderate leaders in getting any significant result from the British authorities। जब 1885 से 1905 तक जो मॉडरेट्स वाले हुकूमत कर रहे थे, ठीक है, आईएनसी में जो मॉडरेट्स लीडर मैक्सिमम जो हुकूमत कर रहे थे, उनका अप्रोच था नरम तबीयत से, प्यार से पेश आना, ठीक है। सो क्या हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट क्यों राइज हो गए, बिकॉज जो मॉडरेट्स का अप्रोच था उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ी, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ी, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ी उससे, ना कुछ रिजल्ट आया उससे, जो मॉडरेट्स का अप्रोच था, ठीक है। देन ना इम्पॉर्टेंट जो हुआ था वो हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। वो बोलते हैं ना कि इसने लोगों की आंखें खोली है, क्योंकि बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मुस्लिम मेजॉरिटी एंड हिंदू मेजॉरिटी, ठीक है। सो मुस्लिम मेजॉरिटी एंड हिंदू मेजॉरिटी को अलग, बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, मुस्लिम मेजॉरिटी में एंड हिंदू मेजॉरिटी में। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 ओपन द आइज ऑफ द इंडियंस टू द ट्रू कलर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। जो 1905 वाला पार्टीशन हुआ था, इससे क्या हुआ था, लोगों की आंखें खुल गई कि जो ब्रिटिश है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब जो हम ये भरोसा करते थे कि ब्रिटिश हमारे लिए अच्छा करेंगे, ये अच्छा नहीं करेंगे, ये हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सो इस वजह से भी एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ था यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रा पाल एंड बाल गंगाधर तिलक एंड अरबिंदो घोष, ठीक है। एंड इनको शॉर्ट में हम लाल बाल पाल लिखते हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष, ठीक है। अब जो इनका गोल था, सिंपल स्वराज यानी कि सेल्फ रूल, हम चाहते थे कि अब हम अपना रूल करेंगे, अब जो इंडियंस है इंडियन अपने गवर्नमेंट चलाएंगे, अपने रूल लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, इनका मकसद था इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, ठीक है। अब अगर ये चाहते थे कि सेल्फ रूल लाए, ये चाहते थे फ्रीडम, बट इनका कुछ तरीका तो होगा ना, कुछ अप्रोच तो होगा इनका। सो अप्रोच क्या था उनका, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। स्वदेशी का मतलब होता है ना, वो बोलते हैं ना देसी खाना खाया करो, ठीक है। दैट मीन्स कि हम जो भी खाएंगे, जो भी करेंगे, जो भी पहनेंगे, जो वो अपने जो भी हमारे इंडिया में बनता है वही चीज़ हम यूज़ करेंगे, हम कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे। ये होता था स्वदेशी, अपना देसी खाना खाएंगे हम, ठीक है। एंड बायकॉट मूवमेंट, एंड जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी रिफॉर्म लाएगी, कोई भी न्यू पॉलिसी लाएंगे, हम उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाएंगे, उसके खिलाफ हम बाइकआउट करेंगे, ठीक है। सो ये सिंपल दो तरीके थे इनके। नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था, एंड वाइसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन।
करजन भी पढ़ सकते हो, कज़न भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? इसमें पहले आता ना CURZ, कर्ज। दैट मीन्स कर्ज चुकाना है एंड बंगला बनाना है, ठीक है। सो इसको कैसे याद रख सकते? सिंपल, कर्ज चुकाना है एंड बंगला बनाना है। दैट मीन्स बंगाल में पार्टीशन जो हुआ था उस टाइम जो वाइसराय था लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। एंड ये पार्टीशन फाइनली कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वाइसराय कौन था ये पूछा जाता है एंड डेट भी पूछा जाता है। बंगाल विच इंक्लूड प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश एंड आसाम। सो बंगाल क्या क्या पार्ट आता था इसमें? वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश एंड आसाम। सो ये एक लार्ज प्रोविंस था एंड इसी को फिर डिवाइड किया गया, ठीक है। एंड बंगाल डिवाइडेड ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। सो बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक ईस्ट बंगाल, एक वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये जो ईस्ट बंगाल वाला पार्ट था ये फिर बांग्लादेश बन गया एंड फिर वेस्ट बंगाल, तो जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल था इट वाज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। किस बेस पे? रिलीजियस बेस पे ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, लैंग्वेज बेस पे ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, ठीक है। एंड जो ईस्ट बंगाल था वो मेजॉरिटी, जो अगर ये पार्ट ईस्ट है सो मेजॉरिटी यहाँ पे जो थी मुस्लिम्स की थी। सो अब मुस्लिम्स पार्ट अलग हो गया एंड देन जो ये वेस्ट बंगाल जो था, ये मेजर पार्ट जो वेस्ट बंगाल का था जो था हिंदू। सिंपल है कि मुस्लिम्स वेस्ट बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मुस्लिम एंड हिंदू पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सो हुई ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मुस्लिम्स को अलग कर दिया, हिंदू को अलग कर दिया। एंड ये जो मुस्लिम्स पार्ट जो था अब ये मेजॉरिटी में आ गए थे, क्यों? जो मुस्लिम्स थे उन्होंने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ इसको सपोर्ट किया, क्योंकि वो अब मेजॉरिटी में आ गए थे। पहले उनकी जो परसेंटेज थी वो कम थी। अब जब वो ईस्ट बंगाल में अलग कर दिया गया, जब बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो मुस्लिम पार्ट जो हुआ था अलग हो गए। तो मुस्लिम खुश थे इससे कि अब हम मेजॉरिटी में आ गए, अब हम अपने अकॉर्डिंग रूल बना सकते हैं, अब हम अपने अकॉर्डिंग लीडर चूज़ कर सकते हैं, अब हम अपने अकॉर्डिंग वोट दे सकते हैं, अब हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी मुस्लिम्स की प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो मुस्लिम्स खुश थे पार्टीशन ऑफ बंगाल से, ठीक है, बट हिंदू खुश नहीं थे इससे, ठीक है। नाउ स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद इमीडिएट मूवमेंट कौन सी स्टार्ट हुई थी? सो वो स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1905 से 1908 तक ये चली, ठीक है। स्वदेशी का ना सारे चीज़ जो है ना वो नाम से ही पता चला। स्वदेशी अपना देसी, ठीक है, अपना देसी, जो भी करेंगे जो भी खाएंगे देसी खाएंगे, ठीक है, पहनेंगे देसी पहनेंगे, खाएंगे देसी खाएंगे, ठीक है, ये मतलब होता है स्वदेशी। एंड बाइकआउट मूवमेंट ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है, सिंपल बाइकआउट करना। एंड INC टुक द स्वदेशी कॉल फर्स्ट इन बनारस सेशन। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि INC ने स्वदेशी कॉल कब पहली बार ली थी? वो ली थी इसने कौन से सेशन में ली थी? बनारस सेशन में 1905 में। एंड इस टाइम प्रेसिडेंट कौन था? गोपाल कृष्णा गोखले। सो बनारस सेशन में जो प्रेसिडेंट था वो था गोपाल कृष्णा गोखले। उसी सेशन में ये बार बोला गया कि अब हम स्वदेशी सामान यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड बाइकआउट करेंगे फॉरेन गुड्स, क्लोथ, साल्ट, जो भी हम फॉरेन गुड्स फॉरेन प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उसको बाइकआउट करेंगे। एंड फॉरेन गुड्स वायर बर्नड। एंड इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि फॉरेन गुड्स कौन से मूवमेंट में बर्न किए गए, ठीक है, वो था स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट में। नाउ मुस्लिम लीग 1906। अब जो हिंदूज थे उनके पास जो, अगर आप हमने पढ़ा था INC में जो मॉडरेट लीडर्स थे या एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे, मेजॉरिटी क्या सारे लीडर्स जो थे ऑलमोस्ट 99% जो लीडर्स थे वो हिंदूज थे, ठीक है। इसमें अब जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था अब मुस्लिम्स के पास, अब मुस्लिम मेजॉरिटी में आ गए थे। सो उन्होंने क्या कहा कि हिंदूज़ के पास अपनी पार्टी है, क्यों ना हम भी अपनी पार्टी बनाए जो हमारी मसले सॉल्व करे, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, जो हमारी बात ब्रिटिश तक पहुंचाए। सो ये आइडिया वहीं से आया कि अब हम अपनी पार्टी बनाएंगे और अपनी पार्टी जब बनाएंगे वो पार्टी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी एंड हमारी प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम होगी वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएगी एंड उसका सोल्यूशन लेके आएगी, ठीक। सो फिर वहाँ से जो आइडिया आया फिर इसका जो नाम रखा गया मुस्लिम लीग, ठीक है। सो 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी एंड इसको सेटअप किया था भाई नवाज सलीमुल्लाह। और भी 2-3 नाम है वो मैं बाद में इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन किसने की थी? भाई नवाब सलीमुल्लाह।
एंड सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया। रीज़न मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। एंड अपोजिट स्वदेशी मूवमेंट, जो आईएनसी ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की थी, जो मुस्लिम थे उन्होंने इसकी अपोजिशन की। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हमारे लिए जो भी करते हैं अच्छा करती है, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ, इसलिए हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। इसलिए हम स्वदेशी मूवमेंट जो उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, कोई भी ब्रिटिश प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ है, हम ये मूवमेंट सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को साथ देंगे, ठीक है। इसी वजह से मुस्लिम्स ने इसको अपोजिट किया, ठीक है। एंड जो मुस्लिम लीग का जो ऑब्जेक्टिव था वो टू सेफ गार्ड मुस्लिम राइट। एंड मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को 1913 में। नव सूरत स्प्लिट, वेन्यू कहाँ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये सूरत में हुआ था। स्प्लिट अलग होना, यानी कि सूरत अलग हो गया। वेन्यू कहाँ पे हुआ था, सूरत ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती। एंड राज बिहारी गॉट द प्रेसिडेंटशिप, ठीक है। जो ये सूरत सेशन हुआ था उसमें जो राज बिहार घोष था इसको प्रेसिडेंटशिप मिली, बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाना, ठीक है। बट प्रेसिडेंट किसको चूज़ किया गया, राज बिहारी घोष को प्रेसिडेंट चूज़ किया गया। इस वजह से फिर आईएनसी फाइनली डिवाइड हो गई दो पार्ट्स में। दैट मीन्स मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। सो इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा सेशन था जिसमें मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए थे, वो था सूरत स्प्लिट, ठीक है। अब जो एक्सट्रीमिस्ट जो थे इनको किसने लीड किया भाई, लाल बाल पाल, ठीक है। एंड जो मॉडरेट्स थे उनको किसने लीड किया भाई, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब जो वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ सूरत स्प्लिट था वो था लॉर्ड मिंटो, ठीक है। अब इसको भी कैसे याद रख सकते हो, सिंपल, इस मिंटो इसमें आता ना MINT लिखते हैं ना शॉर्ट में मिनट। सूरत स्प्लिट को इसने मिनटों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। सो लॉर्ड मिंटो ने सूरत स्प्लिट को मिनटों में डिवाइड किया। ना मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909, ठीक है। इसे कम्युनल इलेक्शन भी कहते हैं, इसका मतलब भी आप समझ जाओगे अभी। वाइसराय कौन था इस टाइम, मिंटो। सो वाइसराय था मिंटो एंड मॉर्ली जो था वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। सो इसीलिए इसे मॉर्ली रिफॉर्म्स, इन दोनों ने रिफॉर्म लाया, इसलिए मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। अब इस रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, लॉर्ड मिंटो प्रपोज्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। सिंपल है, अगर आपसे पूछा जाएगा मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, ठीक है। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है समझा देता हूँ। मानो कोई एक पर्टिकुलर एरिया, उसमें 10 बंदे रहते हैं, ठीक है। और उस 10 बंदे में समझते हैं 7 मुस्लिम्स हैं, 3 हिंदूज हैं, ठीक है। एक एरिया है जिसमें 10 बंदे रहते हैं, उसमें से 7 मुस्लिम्स हैं एंड 3 हिंदूज हैं, ठीक है। अब जो ये 7 मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे अगर मेजॉरिटी देखेंगे तो किन की है, मुस्लिम्स की। सो यहाँ पे जो मेजॉरिटी हैं वो मुस्लिम्स की हैं, ठीक है। सो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि यहाँ पे अगर मेजॉरिटी मुस्लिम्स है, सो वोटिंग भी मुस्लिम ही करेंगे, लीडर भी मुस्लिम ही चूज़ करेंगे, वोट भी मुस्लिम ही देंगे। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। सो ये मुसलमानों को किस में मिला था, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म से मिला था। सो एंड लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं फादर कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। नाउ दिल्ली दरबार 1911 में जो दरबार सेट हुआ था इसे बोलते हैं दिल्ली दरबार। कहाँ पे हुआ था, ये दिल्ली दरबार में। एंड इसमें क्या हुआ था, जो कलकत्ता कैपिटल थी इसको शिफ्ट किया गया फिर दिल्ली में। एंड ये पूछा जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल्ड इन 1911 बाय लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। जो 1905 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, फाइनली 1911 में इसको जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको कैंसिल किया गया, ठीक है। इसको कैंसिल किया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल को किसने कैंसिल किया भाई, लॉर्ड हार्डिंग्स। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लॉर्ड हार्डिंग्स ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल किया, कब किया था, 1911 में। ये कहाँ पे किया इसने, दिल्ली दरबार में, ठीक है। एंड फिर बिहार एंड उड़ीसा को भी फॉर्म किया गया, ठीक है। नाउ गदर पार्टी 1913 में ये पार्टी सेटअप की गई थी। एंड जो इसके फाउंडर थे वो थे लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, करतार सिंह
अब्दुल हाफिज़ बरकतुल्लाह, ठीक है, ये इसके फाउंडर थे। अब जो गदर पार्टी जो थे, एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, इनका मकसद सिंपल था कि टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल है उसको ओवरथ्रो करना है, उनको यहाँ से ब्रिटिश रूल जो यहाँ से हटाना है, ठीक है, टू एस्टेब्लिश अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। अब उनका मकसद ये था कि हम यहाँ पे एक फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, हमें ब्रिटिश की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना इंडिया खुद चला सकते हैं। इनका एम यही था, ठीक है। एंड अगर हम गदर का मतलब समझेंगे, गदर का सिंपल मतलब होता है रिवोल्ट, ठीक है। और गदर पार्टी क्या कर रही थी, ये वीकली पब्लिश कर रही थी न्यूज़पेपर जिसका नाम था गदर। सो इन्होंने वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिया जिसका नाम था गदर। एंड इस गदर न्यूज़पेपर में ये जो भी ब्रिटिश रिफॉर्म्स लाते थे, जो भी ब्रिटिश पॉलिसी लाते थे, जो भी ब्रिटिश जुल्म करते थे या किसी लीडर को वो जेल में बंद करते थे, सारी चीज़ें जो थी वो न्यूज़पेपर में ये पब्लिश करते थे। दैट मीन्स अगेंस्ट ये ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ हर चीज़ पब्लिश करती थी, ठीक है, सो दैट लोगों तक बात पहुँचाए और वो हमारे इस मूवमेंट में, इस पार्टी में साथ दे, ठीक है। सो ये था गदर पार्टी। नाउ कोमागाता मारू इंसिडेंट, आई होप ये आपने शायद सुना होगा, ठीक है। कोमागाता मारू कुछ नहीं है, ये एक शिप है। कोमागाता मारू शिप का नाम था, जो एक जापानी शिप थी। एंड इसको ओन किया था भाई गुरजीत सिंह सिंधु ने। एंड जो कोमागाता मारू शिप थी, इसका मेन जो मकसद था, जो इंडियन इमिग्रेंट्स थे उनको कनाडा तक लाना, ठीक है। यहाँ हांगकांग है, यहाँ कनाडा है। सो ये हांगकांग से निकली थी, ये एक शिप जिसको ओन करता था भाई गुरजीत सिंह संधू। एंड हांगकांग से ये शिप निकली थी, हांगकांग से इसको पहुंचना था कनाडा, ठीक है। और इनका मकसद जो इसमें पैसेंजर्स थे 376 टोटल पैसेंजर्स थे इसमें, इस शिप में टोटल 376 पैसेंजर्स थे। जो सारे पैसेंजर्स थे वो थे पंजाबीज़। एंड इनका मकसद ये था कि हम कहीं कनाडा जाएंगे, हम अपना पीसफुल ज़िंदगी वहाँ पे गुजारेंगे, अपने पीसफुल तरीके से अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारेंगे, अपना रोज़गार कमाएंगे वहाँ पे और अच्छे से वहाँ पे रहेंगे। इनका यही मोटिव था, इसलिए इन्होंने कोमागाता मारू में हांगकांग से फिर शिफ्ट ट्रैवल किया था फिर कनाडा के लिए, ठीक है। बट कनाडा गवर्नमेंट ने उस टाइम एक स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन रूल्स लाए थे कि जो भी इमिग्रेंट्स आएंगे उनके लिए एक स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन रूल्स लाए थे। इस वजह से जब ये कोमागाता मारू हांगकांग से निकला, हांगकांग से निकल के जब ये कनाडा पहुंचा, इसको कनाडा गवर्नमेंट ने रोक लिया, इनको अलाउ नहीं किया गया कनाडा में, ठीक है। एंड जो ये 376 पैसेंजर्स थे, ऑलमोस्ट ये 2 महीने तक शिप में रहे थे। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स इन्होंने स्पेंड किया था शिप में। एंड 2 मंथ्स के बाद भी इनको अलाउ नहीं किया गया कनाडा गवर्नमेंट। एंड 376 में से ओनली 20 पैसेंजर्स को अलाउ किया गया कनाडा में। एंड जो रेस्ट पैसेंजर्स थे उनको वापस भेजा गया, ठीक है। और जो ये पैसेंजर्स बाकी थे ये वापस आए थे फिर कहाँ पे, ये कलकत्ता आए थे वापस। एंड जो ही ये कलकत्ता पहुँचते हैं, इनको फिर जो पुलिस थी वो अरेस्ट करती थी। क्यों अरेस्ट करती, क्योंकि पुलिस को लगा था जो भी इसमें पैसेंजर्स हैं वो आम पैसेंजर्स नहीं है, वो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो रिवोल्यूशनरी लीडर्स हैं, वो हमारे खिलाफ पॉलिसी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने इनको अरेस्ट कर दिया, ठीक है। सो ये था कोमागाता मारू इंसिडेंट। सो होम रूल मूवमेंट, होम घर का रूल मूवमेंट ऐसे, सो घर का रूल, ठीक है। सो इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। जो सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, इनका मकसद ये था कि अब हम अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। सो दैट वाज होम रूल मूवमेंट। कब स्टार्ट हुई थी, 1960 में स्टार्ट हुई। एंड जो ये होम रूल मूवमेंट का आइडिया जो था वो था एनी बेसेंट का आइडिया। बट इसको स्टार्ट पहले किया था बाल गंगाधर तिलक ने इन पुणे में, ठीक है। एंड फिर एनी बेसेंट ने इसको स्टार्ट किया फिर मद्रास में इन सितंबर, ठीक है। एंड during this movement तिलक raised स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो ये स्वराज इज माई बर्थ राइट है, ये स्लोगन किसने दिया था, तिलक ने। एंड ये कौन से सेशन में इसने कहा था, होम रूल मूवमेंट में। नाउ इंडियन होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। अब जो होम रूल मूवमेंट जो एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। फिर जो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, इसने रखा था इसका नाम इंडियन होम रूल मूवमेंट। फिर जो एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था उसको इसने रखा था नाम ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट, ठीक है। नाउ लखनऊ पैक्ट, it is PACT, pact, it is a spelling mistake here.
आई विल करेक्ट इट लेटर ऑन, ठीक है। पैक्ट का मतलब होता है यूनाइट होना, जमा होना, मिल जाना, ठीक है। सो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, जो आईएनसी एंड मुस्लिम लीग जो थे वो यूनाइट हो गए थे। सो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कौन से पैक्ट में मुस्लिम्स एंड आईएनसी यूनाइट हो गए थे, वो था लखनऊ पैक्ट 1916 में। एंड मोहम्मद अली जिन्ना ने मेजर रोल किया इस पैक्ट में, ठीक है। दैट मीन्स मुस्लिम्स एंड आईएनसी को इकट्ठे लाने में मोहम्मद अली जिन्ना का जो मेजर रोल है, ठीक है। सो सरोजनी नायडू ने इसको टाइटल दिया फिर एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। सो क्या पूछा जा सकता है कि आईएनसी और मुस्लिम लीग किस पैक्ट में यूनाइट हो गए थे, लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। सरोजनी नायडू ने किसको दिया था टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मोहम्मद अली जिन्ना को। एंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में, कब हुआ था, 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, किन के दरमियान, बिटवीन द ब्रिटेन एंड द ओटोमन एम्पायर। जो ओटोमन एम्पायर है उन्होंने ये जो वर्ल्ड वार है ये हारा था, ठीक है। और फिर इसी वर्ल्ड वार के बाद मुस्लिम्स ने फिर खिलाफत एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, इसे बोलते हैं हम खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पैक्ट, सो जो लखनऊ पैक्ट है इसे हम कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पैक्ट भी कहते हैं। नाउ अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में, अगस्त, सो ये डिक्लेरेशन कब हुआ था, अगस्त में हुआ था, इसलिए इसको अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं। एंड ये कब हुआ था, 1917 में, ठीक है। एंड इसे मोंटेजू स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो मोंटेजू था वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, उसने ये स्टेटमेंट बोला था पार्लियामेंट में, इसलिए इसको मोंटेगू स्टेटमेंट भी कहते हैं। एंड इसमें इसने क्या कहा था कि जो भी इंडियन एसोसिएशन है उनको हम एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में, हर एक डिपार्टमेंट में इंक्रीज़ करेंगे, सो दैट इनको पता चले कि हर एक डिपार्टमेंट कैसा काम करता है, ठीक है। सो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फिर ये बनाएंगे यहाँ पे, बट जो ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे ये ब्रिटिश का पार्ट रहेगा, ठीक है। ये बस कहने की बात थी, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट मोंटेजी ने इसलिए कहा था बिकॉज जो मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ यूनाइट हो गए थे, इसको लगा था अगर ये मुस्लिम्स एंड हिंदू यूनाइट हो गए थे, अगर ये कहीं फिर से कोई रिवोल्ट शुरू ना कर दे, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर से डिक्लेरेशन स्टार्ट किया था। इसने कहा कि हम हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को इंक्रीज़ करेंगे, सो दैट ये अपनी एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, बट वो गवर्नमेंट हमारा पार्ट रहेगा, बट ये हम इनको एक मौका देंगे अपनी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का, ठीक है। नाउ गांधीयन एरा कब से स्टार्ट होता, 1919 से 1948 तक गांधीयन एरा स्टार्ट है, ठीक है। अब 19 जनवरी जो गांधी जी था जो साउथ अफ्रीका में था, ये फिर कब वापस आया था इंडिया, 1915 में। ये भी पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका से गांधी जी कब वापस आया था, 1915 में। एंड जो इसका पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है। एंड ये डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1869 एंड 30 जनवरी 1948, ठीक है। एंड गांधी जी ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इंडियन ओपिनियन, बट ये जो इंडियन ओपिनियन इसने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, ये इसने किया था स्टार्ट साउथ अफ्रीका में, ठीक है। एंड सो जो रविंद्र नाथ टैगोर है इसने गांधी जी को नाम दिया महात्मा, ठीक है। एंड जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ठीक है, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है, वॉज रिटन इन 1922 में, 22 में इसने लिखी थी जब ये जेल में था। एंड ये जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ये गांधी जी की लाइफ के बारे में बता देता है। सो जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ये गांधी जी को डिस्क्राइब करता है, कब से कहाँ तक, फ्रॉम 1869 टू 1921 तक, ठीक है। एंड इसको फिर ट्रांसलेट किया गया बाय महादेव देसाई ने। सो इम्पॉर्टेंट है, My Experiment with Truth is the autobiography of Mahatma Gandhi and it has been translated into English by Mahadev Desai, ठीक है। एंड जो पॉलिटिकल गुरु था गांधी जी का वो था गोपाल कृष्णा गोखले। एंड फादर ऑफ नेशन इसे नाम दिया बाय सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। वन मैन आर्मी बाय लॉर्ड माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन था इसने इसको नाम दिया बाय वन मैन आर्मी। एंड विंस्टन चर्चिल ने इसको नाम दिया हाफ नेकेड फकीर, ठीक है। एंड जो न्यूज़पेपर दो थे गांधी जी के, यंग इंडिया एंड हरिजन,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके जो प्रिंसिपल्स थे गांधी जी के, वो थे नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। ठीक है, नॉन वायलेंस मतलब कोई भी वायलेंस नहीं करना, ठीक है, एंड सत्याग्रह। सत्याग्रह सत्याग्रह एंड सत्याग्रह का मतलब सिंपल है, रिमेन ट्रूथफुल, नॉन वायलेंट एंड फियरलेस, कि हमें सच्चाई का रास्ता अपनाना है, चाहे हमें कितनी भी सख्ती उठानी पड़े, हम सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे और ना हम डरेंगे। इसका मतलब होता है सत्याग्रह। क्योंकि ये मैंने इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया क्योंकि आगे बहुत बार ये सत्याग्रह वर्ड आएगा। ठीक है, सो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। एंड इसका सेकंड पार्ट आएगा, वो चंपारण सत्याग्रह से 1917 से 1947 तक जो हुआ था, इसके बारे में हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो जो अगला मैराथन सेशन होगा वो चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट होगा, ठीक है, टू 1947 में। इसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा, थर्ड मैराथन सेशन में हम लाएंगे, इंपॉर्टेंट मैराथन सेशन होगा वो, कि किस पॉलिटिकल गुरु का क्या निक नेम थे, एंड किस पॉलिटिकल गुरु ने कौन से स्लोगन रेज किए थे, एंड कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश किसने किए थे। हो गए ये 3 पॉइंट है। और क्या था, और हाँ, जो भी वाइसराय थे, किसका पीरियड कब से, किस वाइसराय का पीरियड कब से कहाँ तक था, कौन वाइसराय पहले आया था, कौन बाद में आया था, एंड किस वाइसराय के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें मैं थर्ड लेक्चर में लेके आऊँगा। ठीक है, सो आई होप यू विल फाइंड दिस लेक्चर सीरीज हेल्पफुल। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।